चलिए भाई, तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने अपना टॉपिक मनी मार्केट स्टार्ट करा था, राइट। कृष्ण भाई आप प्लीज फोकस से रखना, ऑल्दो आपको लास्ट क्लास आती है, बट एक उससे पहली वाली क्लास आपने मिस करी है, तो वो आपको बैकअप से क्लियर करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। अब तो बेटा लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करा था मनी मार्केट। एक बार जल्दी से सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे, फिर आज की क्लास को हम इसको फटाफट से आगे बढ़ा के कोशिश करेंगे कि आज हमारी मेजर जो 3 थ्योरीज थी उसमें से 2 बच रही थी वो कर ले, छोटी वाली थ्योरीज तो हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है बेटा मनी मार्केट, ये बोथ सीए एंड सीएमए फाउंडेशन में 10 मार्क्स का आता है, और इस मनी मार्केट के टॉपिक के अंदर हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं अगर आप सीएमए वाले बच्चे हो, और अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3, राइट। तो मेजॉरिटी बच्चे सीए वाले हैं तो 3 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बाकी जो सीएमए वाले उनको मैं लास्ट चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा सिर्फ सीएमए में, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपके साथ मनी की डिमांड पे डिस्कशन करा था, टॉपिक का नाम था डिमांड फॉर मनी। क्या नाम था बेटा? इस चैप्टर में हम मोटा मोटा यश ये पढ़ने वाले हैं कि लोगों को मनी की डिमांड क्यों होती है, आपको पैसे की क्या जरूरत है। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है और ये समझाने की कोशिश करी है कि लोगों को डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, राइट। सबसे पहले डिमांड फॉर मनी से भी पहले मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी, लाइक जो आपने 12th में पढ़ी है। मनी से पहले हम फॉलो करते थे बार्टर सिस्टम, लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। कृष्णा भाई याद है आपको ड्रॉबैक्स थे बहुत सारे, लाइक उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं था, उसमें डिविजिबिलिटी नहीं थी, उसमें आपका स्टैंडर्ड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी, ट्रांसफर और स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता था। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाते हुए हम किसको इंट्रोड्यूस करें? मनी को। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करा था मीनिंग ऑफ मनी। याद है आपको मीनिंग ऑफ मनी? 3 पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले मनी क्या है? एक असेट जो जनरली एक्सेप्टेड एंड यूज होता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसफरिंग ऑफ परचेजिंग पावर। फिर मैंने बताया मनी क्या है? सेट ऑफ लिक्विड एसेट जो बेटा इंपैक्ट करता है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर मैंने बताया मनी इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल दोनों ही फॉर्म में होता है। उसके बाद मैंने मनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ बताए थे कि मनी कैसा है। इसके अलावा हमने मनी के कुछ फंक्शंस को भी डिस्कस करा था, और ये फंक्शंस कुछ भी नहीं थे, बार्टर सिस्टम को ऑपोजिट कर दोगे तो मनी के फंक्शन बन जाते। जैसे बार्टर सिस्टम में वैल्यू को ट्रांसफर करना डिफिकल्ट था, तो मनी क्या देता है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू देता है। बार्टर सिस्टम में वैल्यू को स्टोर करना डिफिकल्ट था, तो मनी में क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम था, तो बेटा यहां पे मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। उनको उल्टा करा था। फिर हम मेन मुद्दे पे आए थे। ऋषभ भाई, कृष्ण भाई ये ध्यान से समझना बेटा, डिमांड फॉर मनी क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को डिमांड फॉर मनी नहीं है, हम पैसा थोड़ी खा लेंगे, हमें डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है। क्या है? डिमांड फॉर गुड्स एंड, और वो गुड्स एंड सर्विस कृष्ण हम तभी खरीद सकते हैं जब हमारे पास क्या होगी? मनी। तो टेक्निकली आपके पास डिमांड फॉर मनी नहीं करते हम करते हैं डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उन गुड्स एंड सर्विस को लेने के लिए हमें क्या चाहिए? डिमांड फॉर मनी। ये मेन चीज मैंने बताई। फिर मैंने डिमांड फॉर मनी को इंपैक्ट करने के 4 वेरिएबल्स बताए थे, याद है आप लोगों को? पहला था प्राइस लेवल। कैसा रिलेशन था? पॉजिटिव। अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस ज्यादा है तो बेटा आपको डिमांड फॉर मनी क्या होगी? ज्यादा। अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस कम है तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी? पॉजिटिव रिलेशनशिप। सेकंड था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इनकम और खर्चे कम है तो बेटा आपको डिमांड फॉर मनी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर कोई और पर्सन है जिसकी इनकम भी ज्यादा है, खर्चे भी ज्यादा है, तो उसको डिमांड फॉर मनी क्या होगी? ज्यादा। थर्ड पॉइंट था बॉन्ड्स पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। अगर बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो बेटा आप इन्वेस्ट करने का सोचोगे, क्योंकि इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आप अपने पास मनी क्या रखोगे? कम रखोगे। और अगर बॉन्ड्स में इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, कम मिल रहा है, तो आप कहोगे यार क्या इन्वेस्ट करना, हम क्या रखेंगे? डिमांड फॉर मनी ज्यादा। और लास्ट था फाइनेंशियल इनोवेशन। अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये ज्यादा इनोवेट हो रहे हैं तो आप लोग कैश का रखते हैं? कम रखते हैं। कोई नहीं रखता, यूपीआई चलाता है आजकल। और अगर फाइनेंशियल इनोवेशन नहीं हो रही, कम हो रही है, तो लोग डिमांड फॉर मनी क्या रखेंगे? लाइक पहले के लोग हमेशा कैश ही कैरी करते थे। तो ये वेरिएबल्स हमने डिस्कस करे थे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूं, गारंटेड आएगा बेटा, वो है कॉन्सेप्ट थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। आप चाहे सीए के स्टूडेंट हो चाहे सीएमए के, इट डजंट मैटर, आप यहां से 2 क्वेश्चन गारंटेड लेके चलो। और कौन सी थ्योरी में से आएंगे? 90% चांसेस है कि वो थ्योरी नंबर 1, 2 एंड 3 होगी, और बाकी की जो 3 थ्योरी है, क्योंकि वो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आप पढ़ते हो, तो यहां पे फाउंडेशन में थोड़ा रेयर चांस है। बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा नहीं आती है, आई नहीं है, आती है, बट जनरली ऊपर की 3 ज्यादा आती है।
अब देखो कॉन्सेप्ट का नाम है थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मिस करी थी, आज से वो पहली हेडिंग डालो, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, राइट। बाकी आप पहले का क्लियर कर लेना अपना बैकअप रिकॉर्डिंग से, बट आज के लिए पहला कॉन्सेप्ट है थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। अब दक्ष भाई यहां पे हम ना डिमांड फॉर मनी क्यों होती है उसकी थ्योरी पढ़ने वाले। अब ये टोटल थ्योरीज है 6। कितनी थ्योरीज है? 6 थ्योरीज, 6 अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव है, और हर बंदे ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है कि लोगों को डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, राइट। तो पहली थ्योरी हमें पढ़नी है QTM, जिसके 5 नाम है, पांचों आपको याद रखने। सेकंड है कैम्ब्रिज अप्रोच, जिसके 2 नाम है, सारे याद रखना। थर्ड है केंजियन थ्योरी विच इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये 3 थ्योरी हो गई। उसके बाद आती है पोस्ट केंजियन थ्योरी, जिसमें एक आता है इन्वेंट्री अप्रोच, जिसे ब्योमल मॉडल बोलते हैं, टॉबिन का अप्रोच जिसका एक और नाम है, और फ्रेडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ QTM। तो देयर आर 6 थ्योरीज, जहां पे 6 अलग अलग लोगों ने डिमांड फॉर मनी क्यों होती है उसका अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है। किसका पर्सपेक्टिव सही है किसका गलत, यहां पे हम कोई जजमेंट नहीं लेने वाले, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं और आप उसे समझेंगे। आप अपना ओपिनियन मत देना कि सर ये गलत है, ये तो ये बोल रहा है। बिल्कुल मैं मान रहा हूं, जो QTM थी उसने बोला था, याद है आपको, कि डिमांड फॉर मनी होती है ओनली फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। ऑल्दो अब हम जब मैं आपको अगली पढ़ाऊंगा तो आपको हाँ सर ये गलत कह रहा था, वो सही कह रहा है, फिर मैं अगली पढ़ाऊंगा तो आपको हाँ सर केंजियन सही कह रहा है। तो ये टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई है, तो हमें कोई जजमेंट नहीं देना, हमें बस ये लिखना है कि हाँ ये थ्योरी में ये बोला था, इसमें ये और इसमें ये। हर थ्योरी की इक्वेशंस को याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया और वो क्वेश्चन था ये वाला, याद है आपको? मैंने बताया था इस थ्योरी में इसमें से न्यूमेरिकल आएगा पक्का। इस इक्वेशन में आप 4 अटेम्प्ट निकाल के देख लो, हर अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल बना है ऑलमोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्कैनर है, मॉड्यूल है, हर जगह पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट रखना। अब आ जाओ वापस, लास्ट क्लास मैंने QTM डिस्कस कर ली थी, राइट। एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूं, फटाफट से देखना। पहली थ्योरी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या थ्योरी थी? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ। पहला पॉइंट, ये थ्योरी आयरिंग फिशर ने दी थी। किसने दी थी? कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी बुक? परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यहां पे इंट्रोड्यूस करा था। सेकंड, इस थ्योरी में उन्होंने देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताया था बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर मनी। ये हमें पता है पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, वाइस वर्सा। थर्ड पॉइंट, इस थ्योरी का क्रक्स ये था आफीफा जी कि आयरिंग फिशर ने बोला था कि लोगों को डिमांड फॉर मनी सिर्फ एक पर्पस के लिए होती है, दैट इज ट्रांजैक्शन पर्पस। मतलब अफीफा को अगर सिगरेट खरीदनी है, ट्रांजैक्शन करना है ना, उस पर्पस के लिए अफीफा को क्या चाहिए? डिमांड फॉर मनी। तो आपको जो गुड्स एंड सर्विस के ट्रांजैक्शन करने हैं उसके लिए आपको डिमांड फॉर मनी चाहिए, इनका मानना यह था। इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको डिमांड फॉर मनी क्या चाहिए? ज्यादा। अगर आप कम ट्रांजैक्शन करते हो तो डिमांड फॉर मनी क्या चाहिए? कम। पॉजिटिव रिलेशन है। और लास्ट बेटा, आयरिंग फिशर अप्रोच को फिशर वर्जन, क्लासिकल अप्रोच, ट्रांजैक्शन अप्रोच, इक्विडेशन ऑफ एक्सचेंज, ये सारे इसके नाम है। सारे नाम याद रखना क्योंकि किसी भी नाम से आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी 2 इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी? PT इज इक्वल टू MV। PT इज इक्वल टू, इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, या PT MV, चारों में से कोई 3 देगा और चौथा निकालने बोलेगा। P होता है एवरेज प्राइस लेवल, T होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, M होता है मनी इन सर्कुलेशन एंड V इज वेलोसिटी। पहले बता दो, 4 में से कोई 3 देगा और कुछ भी निकालने बोल देगा आपको। इसके बाद लेकिन ये जो था ना, ये सिर्फ एक्चुअल मनी के लिए था, याद है आपको? एक्चुअल फिजिकल मनी के लिए। बाद में उन्होंने डिसाइड करा कि यार लोग ना बैंक में भी पैसा रखते हैं, तो उन्होंने क्रेडिट मनी के लिए अलग से एक एक्सटेंडेड इक्वेशन दी। तो अफीफा याद रखना, अगर बोले कि फिशर की अप्रोच में इक्वेशन क्या थी, तो ओरिजिनल इक्वेशन वाज PT इज इक्वल टू MV। आपको यही लिखना है, यही इसी से न्यूमेरिकल करने हैं। लेकिन अगर वर्ड आ गया कि फिशर की एक्सटेंडेड इक्वेशन, क्या वर्ड आया? एक्सटेंडेड इक्वेशन, तो वो बन जाएगी PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश E डैश। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मिस करा था, आपको घंटा कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता है इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन को समझाना थोड़ा सा ये था। अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन इक्वेशन समझाए आपको दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। कृष्ण भाई आपने मिस करा था, जितने भी लेक्चर आपने मिस करे ज्यादा नहीं करे। अगर आपने फर्स्ट क्लास भी मिस करी थी तो अभी ये 3rd क्लास है, तो टेक्निकली आपके 2 ही लेक्चर मिस हुए हैं। एक में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और एक में मैंने थ्योरी करवाई थी, तो आप वो दोनों प्लीज कंप्लीट करो और उसके बाद ये वाला एक बार 2x पे फटाफट दोबारा देख लेना, राइट। चलिए बेटा, अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बेटा अपने सेकेंड अप्रोच पे, आगे बढ़ेंगे अपने सेकेंड अप्रोच पे। टॉपिक आपने डाल लिया पीछे वाले, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, 2 क्वेश्चन गारंटेड है, गारंटेड। कृष्ण भाई आप इसके लिए प्लीज पेज छोड़ देना, आपने देख लो आपने यहां से मिस करा है, तो आई गेस हाफ पेज मोर देन सफिशिएंट होगा। सेकंड अप्रोच कौन सी थी बेटा, जल्दी बताओ?
कैम्ब्रिज अप्रोच, जिसका एक और नाम है क्या, नियो क्लासिकल अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच। अब जरा सेकंड अप्रोच पे आइए। ये एकदम छोटी और प्यारी सी अप्रोच है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इतनी ही सिंपल बात कहता है हमारा द कैम्ब्रिज अप्रोच। द कैम्ब्रिज अप्रोच बेटा और करके प्लीज लिख लेना, नियो क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच। और कृष्ण भाई और करके लिख लेना, कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच। अब देखो, अगर मैं एक वर्ड में इसको पूरा क्रक्स कर दूं ना, एक वर्ड में मैं पूरा का पूरा समरी देना चाहूं इसका, तो भैया कैम्ब्रिज अप्रोच में इन भाई साहब ने क्या बोला पता है? इन्होंने बोला, आप लिख सकते हो साथ साथ, डिमांड फॉर मनी दो पर्पस के लिए होती है। कितने पर्पस? अच्छा किसी को कहते क्यूटीएम में क्या पर्पस था? ट्रांजैक्शन। क्यूटीएम में क्या पर्पस था? क्यूटीएम में फिशर ने बोला कि लोगों को डिमांड फॉर मनी होती है ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, ओनली फॉर, मतलब आपको जो गुड्स एंड सर्विस खरीदने ना उसके लिए। अब कैम्ब्रिज के मॉडल ने बोला कि देखो फिशर बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन लोगों को ना डिमांड फॉर मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती, ट्रांजैक्शन के लिए भी होती है, लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए होती, लोगों को डिमांड फॉर मनी होती है दो पर्पस के लिए। कितने पर्पस के लिए? पहला तो कह रहा है फिशर का ही ले लो, कौन सा पर्पस? तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव है वो तो है ही है बेटा, इसके साथ साथ इन भाई साहब ने ऐड कर दिया, कह रहे डिमांड फॉर मनी का सेकंड मोटिव होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या मोटिव? बेटा याद रखना, जैसे जैसे अप्रोच आगे जा रही है, हर एक अप्रोच पे एक मोटिव बढ़ेगा। पहले क्यूटीएम में देयर इज ओनली वन मोटिव विच इज ट्रांजैक्शन, लोगों को डिमांड फॉर मनी है ट्रांजैक्शन के लिए। कैम्ब्रिज में बोल रहा है लोगों को डिमांड फॉर मनी दो पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्रिकॉशन। अब ये क्या है समझना मयंक भाई, ट्रांजैक्शन का मतलब तो आपको क्लियर है, गुड्स एंड सर्विस के ट्रांजैक्शन के लिए। बेटा क्या आपके पेरेंट्स एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हैं? करते होंगे, अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली लिटरेट है, हर बंदा करता है। और इसका एक फाइनेंस का रूल भी है कि आपको अपने मंथली एक्सपेंस का 6 मंथ्स का एक्सपेंस आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। ये फाइनेंस कहता है 6 मंथ्स का, एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपको रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए, तो मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए होनी चाहिए। सर प्रिकॉशनरी मतलब बेटा फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, है ना, आपको कोई इमरजेंसी आ सकती है, मेडिकल इशू, कोई एक्सीडेंट, कोई कोविड, अर्थक्वेक आया, कल भी अर्थक्वेक आया है ना, तो कुछ भी सिनेरियो में आ जाए क्या? कितने बजे? मेरे लिए वो कल ही होता है बेटा, मैं तो सो रहा था ना। आप किसी भी पर्पस के लिए इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हो ना, तो बेटा टेक्निकली यहां पर वही बात हो रही है कि भाई लोग डिमांड फॉर मनी दो पर्पस के लिए करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से उनका मतलब है कि भैया आप जो गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल कर रहे हो। एंड दूसरा कृष्ण भाई इस प्रिकॉशन, मतलब कई बार पेरेंट्स हमारे मनी की डिमांड करते हैं ताकि उसे इमरजेंसी के लिए सेव करके रख पाए। क्लियर है बेटा एकदम? राइट। तो अभी आप सेव करने का मतलब ये समझना गुल्लक में डाल के रखना। सॉर्टेड इन एकदम। चलो, तो ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब देखो भाई साहब ने क्या लैंग्वेज यूज करी, थोड़ा सा टेक्निकल बट है सिंपल, यही बात कह रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, दिस वर्जन, लिखो पॉइंट नंबर 2 लिखना, दिस वर्जन holds that money increases utility in two ways. Money increases utility in two ways. अब मैंने तो सिंपल टर्म में दक्ष क्या बताया, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन, इस मोटिव में था। अब इसने थोड़ा इसी चीज को अच्छे से लिखवा दिया। नंबर ए, क्योंकि आपको बुक की लैंग्वेज बेटा अच्छे से पता होनी चाहिए, एनेबलिंग द पॉसिबिलिटी, पहला है एनेबलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट अप ऑफ
sale and purchase transaction to two different point of time. Two different point of time. अंडरलाइन कर लेना बेटा, सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन. ये पहला मोटिव है. ये क्या इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन मोटिव की बात कर रहा है. और बी इसमें लिखा बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी. बेटा ये कौन सा मोटिव है? प्रिकॉशन. अनसर्टेनिटी पे हेज लेने के लिए. क्या किसी को हेज का मतलब पता है? ऐसे मत करो यार, हेज तो तुमने पढ़ा है. फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा है तुमने 12th में? फॉरेन एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट आता था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन. 3 फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन. हेजिंग मतलब क्या होता है? हेजिंग लिख लो जिसको नहीं पता, वो होता है बेटा कवरिंग रिस्क या फिर कवरिंग पॉसिबल लॉसेस. फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन और उस अनसर्टेनिटी से आता है रिस्क. तो रिस्क को कवर करने के लिए हम कुछ पैसा होल्ड करते हैं. दैट इज व्हाट प्रिकॉशनरी मोटिव टेक्निकली. तो प्रिकॉशनरी मोटिव को उन्होंने टेक्निकल टर्म में दे दिया बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी. कृष्णा क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? एकदम सही है. चलो भाई, अब आता है लास्ट पॉइंट. सर क्या खत्म अप्रोच? बिल्कुल बेटा, बस खत्म. लास्ट पॉइंट इसकी क्या आएगी? इक्वेशन. हर बंदा अपनी इक्वेशन दे रहा है और इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बताया था वहां पे इक्वेशन क्या थी? ओरिजिनल पीटी इज इक्वल टू एमवी. एक्सटेंडेड वाली पीटी इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश. अब यहां पर आती है बेटा इसकी इक्वेशन. लास्ट लीजिए पॉइंट नंबर 3. द कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन. The Cambridge money demand function is इन भाई साहब की इक्वेशन लिख लो बेटा. इक्वेशन है md इज इक्वल्स टू k टाइम्स py. md इज इक्वल्स टू k टाइम्स py. अभी कुछ समझ नहीं आएगा, आराम से समझना, पेपर में इक्वेशन सुपर इंपॉर्टेंट है. ठीक है? वेयर md होता है डिमांड फॉर मनी. md इज डिमांड फॉर मनी. p है बेटा एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंट गुड्स एंड सर्विसेज. एक एक वर्ड पे ध्यान रखना बिल्कुल. ये बेटा प्राइस है. पीस प्राइस. अफीफा कौन सा प्राइस? करंट गुड्स एंड सर्विस का. कौन सा प्राइस? फिर आप करंट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? बताऊंगा बेटा अभी. वाई जो है, वाई 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 क्या होती है? इनकम. लेकिन ये वाई याद रखना, ये है रियल नेशनल इनकम. सर ये रियल क्या है? रियल जूस नहीं बेटा. क्या आपने नेशनल इनकम है, ऑल्दो मुझे पढ़ाना है टॉपिक, क्या आपने 12th क्लास में पढ़ा था कृष्णा भाई रियल वर्सेस नॉमिनल? सुना है रियल वर्सेस नॉमिनल? रियल होता है जो कैलकुलेट होता है बेस ईयर पे. कैलकुलेट होता है किस पे? नॉमिनल होता है जो कैलकुलेट होता है करंट. नंदिनी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये एक चैप्टर है बेटा नेशनल इनकम जो मैं इसके बात कराऊंगा उसमें सब आएगा. अभी के लिए बस आप इतना कॉन्टेक्स्ट समझो जो मैं यहां पे बताऊं. रियल नॉमिनल के डिफरेंस पे बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा टॉपिक मैं कराऊंगा नेशनल इनकम में आपको. ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होना. ठीक है? और कोई तो नहीं है ना साइंस बैकग्राउंड से? हाँ, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा क्या है. बस इतना समझ लो, रियल इज व्हाट जो किस पे कैलकुलेट होता है? बेस ईयर पे. नॉमिनल इज व्हाट जो किस पे कैलकुलेट होता है? करंट ईयर. और यहां पे एक और बच गया वैल्यू, क्या है? के. बेटा के को बोलते हैं कैम्ब्रिज के. के होता है कैम्ब्रिज के. सर कैम्ब्रिज के बोले तो क्या? बेटा कैम्ब्रिज के का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम दैट people wants to hold as cash balance.
सर कुछ भी समझ नहीं आया सर, क्या बोला आपने? अभी हम इसे समझना चालू करते हैं बेटा, आप बहुत ध्यान से। अरे वो गलती से हो गया भाई। हाँ ठीक है, अब आप प्लीज पेन रख दीजिए और थोड़ा सा फोकस मुझे यहां चाहिए, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, एक बात बताओ मुझे, ये पी क्या है बेटा? पी एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंट, मतलब करंट प्राइस है, ये कौन सा प्राइस है? ये वाई क्या है बेटा? अच्छा ओके, तो वाई इज माई वो वाली इनकम जो मैंने, कौन सी वाली? रियल वाली। मतलब टेक्निकली इस इनकम में मैंने कौन से प्राइस लिए होंगे? बेस ईयर, क्योंकि रियल वाली बेस पे निकलती है, अभी बताया था मैंने। ओके सर, वाई जो है वो रियल इनकम है, विच इज इनकम कैलकुलेटेड एट बेस ईयर। बेटा आप इससे अग्री कर रहे हैं ना? दिस इज माई रियल इनकम जो कैलकुलेट होती है किस पे? बेस ईयर प्राइस पे। लेकिन मैंने वाई को मल्टीप्लाई करा किससे? पी से। पी और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पी क्या है खुशी? पी है करंट प्राइस। क्या है पी? बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये जो इनकम बनेगी ये बेस ईयर पे बचेगी या करंट पे? ये पहले बेस पे थी, मैंने करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेक्निकली ये क्या बन गई? नॉमिनल इनकम। दिस इज माय विच इज इनकम कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस। बेटा क्या ये बात समझ आ रही है? पहले मैंने रियल वाली ली थी जो बेस ईयर पे बेस थी, लेकिन कृष्णा जैसे मैंने उसे करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करा तो बेटा वो इनकम तो करंट प्राइस पे कन्वर्ट हो गई ना। तो यानी कि वो इनकम जो पी वाई का प्रोडक्ट है, यहां पे ये जो पी वाई का प्रोडक्ट है, दिस पी वाई का प्रोडक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट माई नॉमिनल इनकम। इट इज माई नॉमिनल इनकम। पहले वाली बात समझ आ रही है? बेटा एक एक पॉइंट पूछ लेगा, वो इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसमें पी क्या है, इसमें वाई क्या है, इसमें पी वाई क्या है। पी वाई क्या है? नॉमिनल इनकम, क्योंकि वो करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब एक पी वाई को भी मल्टीप्लाई करा किससे हमने? के से। अब के क्या है? के यहां पे कैम्ब्रिज के है, और कैम्ब्रिज के होता है नेशनल इनकम का, सॉरी नॉमिनल इनकम का वो प्रपोर्शन, नॉमिनल इनकम का वो प्रपोर्शन दैट पीपल वांट्स टू होल्ड एज। क्या मतलब है सर? देखो समझना बेटा, मान लीजिए मेरा जो नॉमिनल इनकम आया वो आया 100 रुपए। और नॉमिनल इनकम कैसा है बताया ना मैंने आपको? मैंने पहले रियल इनकम लिया, मान लो माय रियल इनकम इज 50। मैंने करंट प्राइस लिए, करंट प्राइस कितने हैं मान लो 2 रुपीज। तो जब मैं इसको y और p को मल्टीप्लाई करूंगा तो पी वाई क्या आ जाएगा बेटा? 100 रुपीज। दिस इज माई नॉमिनल इनकम। अब बेटा कैम्ब्रिज ने बोला कि इसमें से ना 1% अमाउंट होता है जो आप कैश बैलेंस में होल्ड करते हो। कैश बैलेंस में क्या करते हो? जरूरी नहीं आप सारा का सारा कैश में होल्ड करो। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए कमाता हूं, तो 100 रुपए में से हो सकता है कि मैं कैश होल्ड करूं सिर्फ 70% या कैश होल्ड करूं सिर्फ 80%। बेटा वो जो परसेंटेज है, लेट्स से मैं एज अ पर्सन 70% कैश बैलेंस होल्ड करता हूं, बाकी 30% मैं करता ही नहीं हूं, मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? अब एक बात बताओ, जो 30% मैंने इन्वेस्ट कर दिया वो तो डिमांड फॉर मनी में है नहीं, वो तो चला गया बाहर। मेरे पास डिमांड फॉर मनी क्या है? 70%। अब इसी 70 में से मुझे ट्रांजैक्शन भी करना है और इसी 70 में से मुझे प्रिकॉशन भी रखना है। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं बोल रहा हूं कि मैं 70% कैश बैलेंस होल्ड करता हूं, यानी ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन के लिए मैं कितना होल्ड करता हूं? 70 रुपए। क्या ये बात समझ आई? तो यही तो इक्वेशन कह रही है, कह रही है डिमांड फॉर मनी पता है कितनी होगी? कह रहे जितनी भी आपकी नॉमिनल इनकम है, नॉमिनल इनकम कितनी थी? 100, उसमें से वो पर्सन कितना होल्ड करता है कैश बैलेंस। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं कितना होल्ड करता हूं?
70% यानी 0.7, तो मनी की डिमांड कितनी करूंगा मैं? 70 रुपए करूंगा। मतलब ये जो के है ना, ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी। मेरा 70 है, हम मान लो अफीफा भाई एकदम खुला दिल के उड़ा देती है सारे पैसे, तो इसका हो सकता है 100% हो। क्लियर है खुशी? एकदम क्लियर? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कह रहे सर एनवाई नेशनल इनकम है। नहीं बेटा, इट इज नॉमिनल इनकम। एनवाई इज नॉमिनल इनकम। बेटा क्या आपको इक्वेशन समझ आ रही है? अब देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं मैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भसड़ नहीं करनी, आपसे कोई टेक्निकल नहीं पूछेंगे। पेपर में क्या पूछेंगे? पहला क्वेश्चन कृष्णा वो बोलेगा कैम्ब्रिज अप्रोच की इक्वेशन कौन सी है? 4 ऑप्शन दी होगी, तुझे याद रखना एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स, ये इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन, हर एक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए क्या है। जैसे वो बोलेगा कैम्ब्रिज अप्रोच में पी स्टैंड फॉर करंट प्राइस, बोलेगा पी स्टैंड फॉर, ऑप्शन देगा बेस प्राइस। क्या ट्रू है? पी स्टैंड फॉर, वाई स्टैंड फॉर रियल इनकम, वाई स्टैंड फॉर रियल इनकम विच इज कैलकुलेटेड ऑन बेस प्राइस। पी वाई इज व्हाट? nominal income, and K is what? Cambridge K, which is that part of nominal income जो person hold कर रहा है as cash balance, और वही आपका डिमांड फॉर मनी निकलेगा। क्या ये वाली बात समझ आई आपको? बहुत बढ़िया। बस बेटा आपने इसे नोट कर लिया, समझ लिया, दैट्स इट। क्या आपको सेकंड अप्रोच में किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो भाई। सेकंड अप्रोच में किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी बताओ। सारे बच्चे, मुझे सबके मैसेज चाहिए। औदर्या, सुप्रिया, प्रीत, नो सर। जल्दी बेटा। अनन्या, अंशु, औदर्या, चंदन, प्रीत, निखिल, सुप्रिया, तुषार, क्या इस अप्रोच में कोई डाउट? बेटा अगर ये अप्रोच में कोई डाउट नहीं है भाई, तीनों पीछे क्लियर है ना? कृष्ण भाई आपको क्लियर है? इधर अंकित क्लियर है? चलिए बेटा। सरांश क्लियर है ना? आ जाइए बेटा नेक्स्ट अप्रोच में, अप्रोच नंबर 3। अब यही एक अप्रोच है जिसमें टाइम लगने वाला है। आ जाओ जल्दी से आना। अप्रोच नंबर 3। अप्रोच नंबर 3 बेटा, अप्रोच का नाम है द केन्जियन थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यही आपकी सबसे मेन थ्योरी है। यही आपकी सबसे मेन थ्योरी है। इसमें सारी बातें बता दी, सारी। ठीक है, मैंने बताया था पहले 3 थ्योरी मेन है, नीचे की 3 थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाएंगे आशीष सर, राइट? तो आपको इंटरमीडिएट में पढ़नी है। अभी आता है द केन्जियन थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अब इन भाई साहब ने सारे मुद्दे ही खत्म कर दिए। पहली अप्रोच थी क्यूटीएम। क्या अप्रोच थी? डिमांड फॉर मनी ओनली फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकेंड अप्रोच आई कैम्ब्रिज अप्रोच, जहां पे बोला डिमांड फॉर मनी फॉर 2 पर्पस, ट्रांजैक्शन मोटिव एज वेल एज प्रिकॉशन मोटिव। अब इन भाई साहब ने क्या बोला? पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा। अकॉर्डिंग टू कीन्स, इनका नाम कीन्स था, अप्रोच को केन्जियन बोलते, वैसे नाम कीन्स था, कॉमा पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर, बेटा पहले 2 पर्पस तो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले नंबर 1 ट्रांजैक्शन मोटिव, ये तो भाई ऑलरेडी डन है ना? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यस ये तो ऑलरेडी पता है अपने को। सेकंड पर्पस डिमांड फॉर मनी का क्या होता है बेटा? प्रिकॉशनरी मोटिव। आपको पता है बीइंग अ हेज ओवर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, तो उसके लिए हमें रिस्क को कवर करना है। प्रिकॉशनरी मोटिव। आपके मम्मी पापा ने भी एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाया होगा। अब इन्होंने थर्ड दे दिया, थर्ड इन्होंने पूरा बता दिया, इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है वैसे। अब ये हो सकता है आपके पेरेंट्स ना करें, लेकिन आजकल की लोग, आजकल जो फाइनेंशियली लिटरेट है वो जरूर करते हैं। क्या हुआ भाई? फाइनेंशियली लिटरेट लोग जरूर करते हैं। थर्ड मोटिव होता है बेटा विच इज कॉल्ड दी स्पेक्यूलेटिव मोटिव। थर्ड मोटिव कौन सा है बेटा? स्पेक्यूलेटिव मोटिव।
तो एज पर कीन्स दीपिका जी 3 मोटिव है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेटिव। अब क्या मुझे ट्रांजैक्शन बताना है? नहीं। क्या मुझे प्रिकॉशन बताना है? नहीं। कृष्णा भाई लास्ट मोटिव क्या है? स्पेकुलेटिव। अब ये सुनो बेटा, ये भाई साहब कहते हैं, जो बिल्कुल सही कहते हैं, डिमांड फॉर मनी जो है वो एक और पर्पस के लिए होती है, स्पेकुलेटिव मतलब मैं पैसा होल्ड करता हूं अपने पास, फ्यूचर में जो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। इट इज नॉट एन इमरजेंसी फंड। ये पैसा रखा गया है ताकि जब मुझे फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखे अच्छी, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर पाऊं। जैसे इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक बताऊं, क्या आपने नाम सुना है वॉरेन बफे? वॉरेन बफे नाम सुना है ना, वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है। एप्पल, टेस्ला, मतलब हर जगह पता नहीं कहां कहां पे इन्वेस्ट करा। कोको कोला में सबसे बड़ा शेयर है उनका, एप्पल में भी बहुत बड़ा स्टेक है। ये भाई साहब कुछ नहीं करते, ये भाई साहब एक इन्वेस्टर है, शेयर्स परचेज सेल करते हैं। जब वॉरेन बफे से पूछा गया, बहुत फेमस इंटरव्यू है, कि आप अपना मनी कहां रखते हो, तो वॉरेन बफे ने पता क्या बोला? कह रहे मैं अपने मनी का 60% ऑफ माई वेल्थ इज ऑन शेयर्स। कहां पे 60%? इक्विटी में डाला हुआ है पूरा 60%, और मेरी वेल्थ का 40% मैंने रखा है अपने लिक्विड कैश में, मतलब कैश में या बैंक में, लिक्विड फॉर्म में। अब जब इंटरव्यू में बोला 40% ऑफ योर कैश, मतलब अगर वो बंदा $100 बिलियन की वेल्थ रखता है तो $40 बिलियन उसने कैश होल्ड करा है सेविंग अकाउंट में। आप समझ रहे हो? अगर वो बोल रहा है भाई इस पैसे को अगर आप एफडी पे इन्वेस्ट करते हो, यहां इन्वेस्ट करते हो, आपको कितना रिटर्न मिलता? तुम्हें 40 बिलियन का 7% में निकालोगे, ऑलमोस्ट $3 बिलियन होता है। 3 बिलियन कितना पैसा होता है ना? 24,000 करोड़ समथिंग। एक साल का इंटरेस्ट लूज कर रहा है। उसे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये पैसा मैं इसलिए होल्ड करता हूं कि जब मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में डिप आया है एंड दिस इज द राइट टाइम टू बाय, तो इस पैसे को मैं यहां डाल देता हूं। मतलब सिर्फ वो क्या करे, वो पैसा होल्ड करे बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, और जैसे ही वो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई और वो लग रहा है कि यार अब मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या ये बात समझ आई? पक्की बात बेटा, ये हर इन्वेस्टर करता है अगर वो समझदार है। लाइक अभी मैं आपको बताता हूं, मैं एक शेयर ट्रैक कर रहा था, एचडीएफसी बैंक, आपने नाम सुना है ना, बहुत अच्छा शेयर है। मैं इसका शेयर होल्डर बहुत पहले से हूं, मैंने शायद 1200 रुपए पे शेयर खरीदे थे इसके। अब ना 1200 रुपए पे शेयर खरीदे थे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हो गए थे मुझे, और ये स्टेबल चल रहा था 1200, मतलब बात चला जाए 1400 तक आ गया था, चले जा रहा। एकदम से ना अभी लास्ट मंथ इसमें एकदम से पीक आया 1800 रुपए का, एकदम से 2 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने सारे शेयर सेल कर दिए, और 2 महीने के बाद अभी रिसेंटली ये वापस से एक डिप पे गया 1600 रुपए की, मैंने सारे शेयर दोबारा परचेज कर लिए। समझ रहे हो? तो टेक्निकली मेरे पास सारे शेयर है और मेरे पास एक प्रॉफिट मार्जिन आ गया कितने का, उसके बाद भी ये और फॉल हुआ। अब और बंदा क्या होता है, नॉर्मल अगर आप इन्वेस्टर हो आप डर जाओगे कि यार ये तो फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं जितना ये फॉल हो रहा है मैं उसे इतना परचेज कर रहा हूं, जितना फॉल हो रहा है उतना परचेज। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसका अपर सर्किट कहां पे लग गया है, 1800। अब एचडीएफसी का रिकॉर्ड है वो अपने बेस प्राइस को मेंटेन करता ही करता है, तो अगर ये 1800 पे हिट करा है अपर सर्किट, तो ये वापस से 1600 1700 के बैलेंस में आएगा ही आएगा। अब ये जितना नीचे जा रहा है 1400 1300, जितना नीचे जाएगा मैं उतना परचेज करता रहूंगा इसे, क्योंकि दैट इज माई राइट टाइम टू परचेज। समझ रहे हो? अब ये मैं परचेज कब कर पाऊंगा, जब मैंने स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए कैश को क्या करा है, होल्ड। अगर आपने पैसा ही होल्ड नहीं करा तो कैसे चलेगा काम? क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेटा दिस इज दी स्ट्रैटेजी, और ये इन्वेस्टर्स करते हैं एक्चुअल में, वॉरेन बफे करते हैं, हर एक इन्वेस्टर करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो डिमांड फॉर मनी एक्चुअली इज फॉर 3 मोटिव। पहला क्या है, ट्रांजेक्शन, जो हर बंदा करता है। थोड़ा इंटेलिजेंट होगा तो वो 2 पर्पस के लिए, ट्रांजेक्शन एज वेल एज, और अगर एक इन्वेस्टर है जो कि इंटेलिजेंट है तो वो ट्रांजेक्शन के लिए भी रखता है पैसा, वो प्रिकॉशन के लिए भी लगता है 6 महीने का फंड अपने पास, और बाकी पैसा रखता है एज स्पेकुलेटिव मोटिव, कि जब मार्केट मुझे राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट देगा तब मैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाऊं। खुशी जी क्या ये बात समझ आती है? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? इसे आप नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से रीडिंग करेंगे। 10 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं, माइंड को रिफ्रेश करो, फिर मैं तीनों मोटिव के बारे में लिखवाना चालू करूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जब आप मैसेज करूं दोबारा से मीटिंग को रिजॉइन करना,
10 मिनट्स का ब्रेक है, आराम से थोड़ा फ्रेश व्रेश हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्नैप रिवाइज करो, स्ट्रीक वगैरह अपनी ब्रेक मत होने दो, मेरे बाबू ने खाना खाया मैसेज कर दो जल्दी से, फिर हम इसको 10 मिनट में रीस्टार्ट करते हैं। चलिए, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो भी बोलो, और मैंने इतना बता दिया था कि इस थ्योरी में कीन्स ने बोला था डिमांड फॉर मनी 3 पर्पस के लिए होती है। कौन से पर्पस थे? ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन। हाँ जी मैम, काउंट कर लो मैम जितने बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं ये लोग? आप मैम इनसे पहले पूछ लो कौन देगा कौन नहीं देगा, अपनी चॉइस के हिसाब से ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा चॉइस है, पूरा ऑप्शन है, कौन देगा कौन नहीं देगा। जितने हाथ उठा रहे बता दो, जो हाथ नहीं उठा रहा वो बस पहले कंफर्म कर लेना, आज के बाद डाउट ना पूछे मेरे से। डाउट पूछना आपके लिए डाउट सेशन ही बंद हो गया बेटा। संस्कृति जी आप जा सकते हो, आपका कोई इशू नहीं है। बाकी बच्चे भाई उसकी तबीयत खराब है ना, पहले बोला था। तुम तो पढ़े नहीं हो इसलिए तुम बोल रहे हो, नालायक हो तुम। तो बेटा नशे कम करो फिर उसके लिए तबीयत ठीक हो जाएगी अपने आप। क्या देंगे बेटा, ये टेस्ट देना है ना, आज टेस्ट है, तुम लोग तो बच गए ऑनलाइन। प्रीत ऑनलाइन क्या ही देगा यार, चीटिंग कर लोगे फिर। हाँ तो ऑनलाइन भेज देंगे फिर। आ जाओ भाई, पहला पॉइंट नंबर 1 डालो जल्दी से। ट्रांजैक्शन मोटिव। पहला पॉइंट डालेंगे बेटा ट्रांजैक्शन मोटिव। अब तीनों मोटिव को हमें स्टडी करना है ध्यान से। पहला डालो ट्रांजैक्शन मोटिव। बहुत ही सिंपल है, बस आराम से सुनना। ट्रांजैक्शन मोटिव, लिखो भाई। पॉइंट नंबर 1, it refers to the need of cash for current transaction. It refers to the need of cash for current transaction for personal and business exchange. For personal and business exchange. तो ट्रांजैक्शन मोटिव कहता है कैश हमें चाहिए फॉर करंट ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 2, दिस नीड arises because of lack of synchronization between receipt and expenditure. बेटा ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा क्यों रखना है? क्योंकि देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। अफीफा जी क्या आपको इसका मतलब समझ आता है? पता है क्या बोल रहा है पॉइंट? ये कह रहा है क्योंकि पैसे आने और पैसे जाने में एक सिंक नहीं होता, इसीलिए आपको पैसा होल्ड करके रखना पड़ता है। जैसे आपके फादर की या मदर की सैलरी आती है फर्स्ट को, क्या आपके एक्सपेंस भी होते हैं सिर्फ फर्स्ट को, या एक्सपेंस ओवर द मंथ होते हैं, पूरे मंथ होते हैं? तो टेक्निकली रिसीट आ रही है 1 तारीख को, लेकिन एक्सपेंडिचर हो रहा है 2 को, 5 को, 10 को, 15 को, और इस सिंक्रोनाइजेशन के लैक की वजह से आपको कैश होल्ड करना पड़ रहा है। अगर मान लो मैं ऐसा हूं कि मेरी 2 को सैलरी आई, 2 को एक्सपेंडिचर है, 3 को सैलरी आई, 3 को एक्सपेंडिचर है, 10 को पैसे आएंगे, 10 को पैसे जाएंगे, तो क्या मुझे अलग से कोई कैश होल्ड करना है? क्योंकि मुझे पता है हर एक्सपेंडिचर के लिए मेरे पास रिसीट आ जाएगी उसी दिन। तो क्योंकि रिसीट एक्सपेंडिचर में ऐसा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, किसी की भी नहीं होता, दैट्स व्हाई आपको ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी होल्ड करनी होती है। क्लियर है?
पॉइंट नंबर 3 एंड 4 अभी के लिए बस लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। अभी के लिए बस लिख लेना, लिखो बेटा, TDM, पबजी वाला TDM नहीं है ये, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी शॉर्ट फॉर्म में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। और इसकी इक्वेशन याद रखना बेटा, TDM इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट अभी ये समझाऊंगा अपने आप, TDM इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। कृष्ण बेटा ध्यान से देखिए, ठीक है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक। सर इसका मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, दैट इज आई change in rate of interest have no influence in change in TDM। अब ये दोनों पॉइंट का क्या मतलब है ये मैं समझा देता हूं, और इसी के साथ ट्रांजैक्शन मोटिव खत्म। बस 4 ही पॉइंट है, ठीक है। मयंक भाई ध्यान से देखना अब ये वाला पॉइंट। देखो बेटा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी TDM, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या करोगे, और इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या होगी। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि TDM और Y का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा TDM, ठीक है। सेम ऐसे ही याद रखना, PDM का भी यही होता है, और सेम यही SDM का भी होता है। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड क्या होगा, मेरा प्रिकॉशन डिमांड क्या होगा, और स्पेकुलेटिव डिमांड भी क्या होगा। भाई ये तो सिंपल सी बात है, अंबानी क्या प्रिकॉशन के लिए 50,000 रुपए रखेगा बेटा, उसके लिए प्रिकॉशन ज्यादा होगा क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। तो चाहे ट्रांजैक्शन, चाहे TDM हो, PDM हो, SDM हो, तीनों के तीनों इनकम से कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्टली। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तीनों डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, कम होगी तो कम होगी। इनकम के साथ डायरेक्ट है, इनकम के साथ क्या है। अब इन्हीं तीनों का जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देखो, सुनो ध्यान से, ये TDM है और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे, बॉन्ड्स पे। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो वो वाला रेट जो आपको रिसीव होगा उस रेट की बात कर रहा हूं। बहुत दिमाग से सोच के बताना कृष्ण भाई, बहुत दिमाग से सोच के। अगर मार्केट में बॉन्ड्स का इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर मार्केट में बॉन्ड का इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका TDM इन्फ्लुएंस होगा, होगा। कौन कौन अग्री कर रहा है, होगा। तो आदर्श भाई कह रहे हैं कि अगर मुझे बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो मैं अपने घर का राशन वाशन का पैसा बैंक में डाल दूंगा और भूखा रहूंगा 1 महीना। बेटा क्या ऐसा होता है। अबे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है। बेटा आपको राशन परचेज करना ना, अब फॉर एग्जांपल आपके फादर की सैलरी है 50,000, उसमें से आपका मंथली एक्सपेंस रेंट एजुकेशन ये सब मिला के 30,000 है। तो अगर बॉन्ड पे इंटरेस्ट बढ़ गया तो क्या आपकी मम्मी कहेगी अच्छा बॉन्ड, अरे इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अरे इसको पढ़ाई लिखा के तो पैसा बर्बाद ही होगा, एक काम करती हूँ 30,000 रुपए कहाँ डालती हूँ, बॉन्ड में डालती हूँ, मजा आएगा, इसका करियर तो वैसे ही ब्राइट है, कर लेगा अपने आप। क्या ऐसा होता है बेटा, पायल जी क्या ऐसा होता है। अब समझो, मतलब बॉन्ड्स का रेट बढ़े या कम हो, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी हमेशा क्या रहेगा। अरे जितना रखना है उतना ही रखोगे ना, इससे इन्फ्लुएंस थोड़ी होगा। क्या नंदनी ये वाली बात समझ आ रही है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने या घटने से ट्रांजैक्शन के लिए जो आपकी मम्मी पैसा रख रही है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसीलिए आप याद रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और TDM जो है, TDM हमेशा इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। इंटरेस्ट याद है, इन इलास्टिक मतलब कि रेट में चेंज आने से
टीडीएम में चेंज नहीं आएगा। ठीक है कृष्णा, क्लियर है बेटा? यही सेम चीज ना पीडीएम के साथ भी होती है, विच इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स पे है वो बढ़े या कम हो, बेटा जो आपने इमरजेंसी फंड रखा है वो थोड़ी हिला दोगे। अब देखो यहां पे ना कुछ इकोनॉमिस्ट थोड़ा डिसएग्री करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग भी डिसएग्री करें। आप बोलोगे सर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखेगी तो मैं ना इमरजेंसी फंड भी डाल दूंगा। बेटा ऑल्दो प्रैक्टिकली ऐसा करना सही नहीं है। आपका ओपिनियन इस पे हो सकता है कि हाँ सर हमारा तो नहीं, हम तो रेट बढ़ेगा तो हम अपना इमरजेंसी का सेविंग भी डाल देंगे, लेकिन एथिकली, कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिकली ये अप्रोच सही नहीं होती, राइट? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बेटा जो इमरजेंसी का पैसा हमने रखा हुआ है अनसर्टेनिटी के लिए, क्या आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं। तो याद रखना ये भी, टीडीएम भी और पीडीएम भी, रेट बढ़ने से हमेशा क्या रहता है? हाँ, ऑल्दो पीडीएम इकोनॉमिस्ट टू इकोनॉमिस्ट सबका अलग मानना है, मैं बता रहा हूं जो केंजियन ने बोला। किसने बोला? जो केंजियन अप्रोच में बोला टीडीएम इज इंटरेस्ट इलास्टिक, पीडीएम इज ऑल्सो इंटरेस्ट इलास्टिक। लेकिन अगर रेट ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा, मतलब अगर बॉन्ड्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, ध्यान से सोच के बताना, अगर मुझे बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखूंगा? बेटा ज्यादा वाले कंफ्यूज हो गए, अब समझो बेटा। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है जो आपने अपने पास रखा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मुझे अभी रेट ऑफ बॉन्ड्स में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं कहूंगा यार ये तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा और फ्यूचर के लिए पैसा क्या रखूंगा? कम। यानी रेट के बढ़ने से एसडीएम क्या हो जाता है? कम। और ऐसे ही अगर रेट कम हो गया तो मैं कहूंगा यार इंटरेस्ट रेट तो बेकार है, ये तो ऐसे ही मिल जाएगा मुझे, तो घटिया इंटरेस्ट रेट है। तो मैं अपने पास कहूंगा यार अभी ना इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, तो मैं अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखूंगा? ज्यादा, ताकि जब अपॉर्चुनिटी है मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। यानी कि ये इंटरेस्ट से इनइलास्टिक है या इलास्टिक? इंटरेस्ट इलास्टिक। और वो भी कैसे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिवली इलास्टिक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है बेटा। रेट बढ़ेगा तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे, अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम रखोगे। रेट कम होगा तो आप इन्वेस्ट कम करोगे, अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा। तो याद रखना तीनों चीजें। पहली बात, तीनों के तीनों इनकम से इलास्टिक है। और कैसे? पॉजिटिव। टीडीएम और पीडीएम इंटरेस्ट इनइलास्टिक होते हैं, रेट बढ़े या कम हो इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एसडीएम इज इंटरेस्ट इलास्टिक, और वो भी कैसे? नेगेटिव रिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। यही बात तो मैंने यहां लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, टीडीएम जो है, टीडीएम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तभी तो देखो इक्वेशन भी है, टीडीएम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है? वाई बढ़ेगा तो टीडीएम भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी बात, टीडीएम जो है वो क्या होता है? इंटरेस्ट इनइलास्टिक। एक एमसीक्यू बन सकता है। मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया तो उससे टीडीएम में कोई भी इंफ्लुएंस नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर, किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो। और मैंने आगे के पॉइंट भी समझा दिया अभी के अभी। इनकम से तीनों इलास्टिक होता है पॉजिटिवली, इंटरेस्ट के केस में ये दोनों इनइलास्टिक होते हैं और ये इलास्टिक होता है, वो भी कैसे? नेगेटिवली। ठीक है, क्लियर है बेटा? अंकित भाई, कृष्णा, पीछे तीनों बेटा, मयंक क्लियर है? पक्का? संजना जी, गौरी जी, आ जाओ फिर, बहुत बढ़िया। सेकंड मोटिव पे आओ, बस सेकंड और थर्ड दो बचे, क्लास खत्म। बी पे आइए बेटा, प्रिकॉशनरी मोटिव। बी पे आइए बेटा, प्रिकॉशनरी मोटिव। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट पे बताओ। हाँ, अनन्या, अंशु, औदर्या, भव्या, चंदन, निखिल, प्रीत, सुप्रिया, बेटा कोई भी डाउट हो तो प्लीज चैट पे बताइएगा। प्रिकॉशनरी मोटिव पॉइंट नंबर 1, कीप a portion of their income
टू फाइनेंस अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर। प्रिकॉशनरी मोटिव कहता है कि आपको अपना इनकम का एक प्रोपोर्शन रखना चाहिए अनफोर्सीन फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए, अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंडिचर के लिए। पॉइंट नंबर 2, द अमाउंट ऑफ पीडीएम प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ इनकम। अब एक बंदा पीडीएम कितना रखेगा ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? साइज ऑफ इनकम। मेरा प्रिकॉशन के लिए मनी अलग होगा, अंबानी का अलग होगा। कॉमा, इकोनॉमिक कंडीशन। सेकंड पॉइंट क्या बेटा? इकोनॉमिक कंडीशन, कि आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशन में है, रिसेशन में है। अगर रिसेशन में है, जैसे कोविड में आ गई थी, तो लोग उस टाइम पे प्रिकॉशन डिमांड क्या रखते हैं? ज्यादा, क्योंकि डरे हुए होते हैं कि भाई रिसेशन आ रहा है, सारी इन्वेस्टमेंट बेच ब्याज के पैसा रखेंगे। और अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो वो अपने पास ज्यादा प्रिकॉशन नहीं रखते, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है इकोनॉमी को लेकर। कॉमा, पॉलिटिकल कंडीशन पे भी बेस्ड होता है भाई, पॉलिटिकल कंडीशन पे बेस्ड होता है। और लास्ट बेटा सबसे मेजर फैक्टर है नेचर ऑफ पर्सन। नेचर ऑफ पर्सन सर, मतलब नेचर ऑफ पर्सन का मतलब है कि आप एक ऑप्टिमिज्म में रहने वाले पर्सन हो या फिर आप एक पेसिमिस्टिक हो, यानी पेसिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो पॉजिटिव होता है। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हो कि सब अच्छा होगा, सब बढ़िया चलेगा, तो उस सिनेरियो में बेटा आपको फिर पैसा रखने की ज्यादा रिक्वायरमेंट, तो आप पीडीएम कम रखोगे। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हो, पेसिमिस्टिक हो, पेसिमिज्म पे बिलीव करते हो कि सब बुरा होगा बुरा होगा, तो आप फिर भाई ज्यादा प्रिकॉशन मेंटेन करके चलो। तो दीज आर दी फैक्टर्स। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट, सेम वही पॉइंट बेटा, पीडीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इक्वेशन भी आपको ऑलरेडी पता है। यहां पे इक्वेशन क्या होगी? पीडीएम इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड। और लास्ट पॉइंट, पीडीएम इज इनकम इलास्टिक। पीडीएम जो है वो इनकम से तो इलास्टिक होता है, वो भी पॉजिटिवली, बट पीडीएम आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, ये भी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। ठीक है भाई, सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। पहला पॉइंट अगर आपको अंडरलाइन करने कीवर्ड्स, ये अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंडिचर के लिए होता है। ये डिपेंड करता है, मैम पानी पी लो प्लीज। पीडीएम डिपेंड करता है साइज ऑफ इनकम पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे, पॉलिटिकल कंडीशन पे, नेचर ऑफ पर्सन पे। पीडीएम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इनकम से, यानी कि ये इनकम से तो इलास्टिक होता है, लेकिन पीडीएम कैसा होता है? इंटरेस्ट इन इलास्टिक। सेम ये टीडीएम की तरह ही है, सारे चीजें कुछ सिमिलर ही है। यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर है भाई? पक्का? अब लास्ट कौन सा बच गया? अब उसी पे थोड़ी चर्चा करनी है, बाकी तो हमने ऑलरेडी करे हुए थे। ठीक है, वैसे एसडीएम की भी बातचीत मैंने आपको बता दी है। अफीफा जी, पहला बात, एसडीएम और इनकम का कैसा रिलेशन है? तो इट इज इनकम इलास्टिक। ऑब्वियसली ज्यादा इनकम होगी तो एसडीएम ज्यादा होगा, लेकिन याद रखना व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट आर के साथ इट इज नेगेटिवली रिलेटेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम रखोगे, क्योंकि आप सारा इन्वेस्ट कर दोगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आपको यार फ्यूचर के लिए वेट करता हूं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या करोगे? ज्यादा। अब यही चीज मैंने कितनी सिंपली बताई ना, कीन्स ने अपने कुछ टर्मोलॉजी से बताया।
बस वो आप समझ लेना, बाकी पॉइंट उसने यही बोला जो मैंने बताया, बस थोड़े अलग तरीके से बताया। लास्ट हेडिंग डाल लो बेटा, इसी के साथ हमारी थ्योरीज भी फिनिश हो जाएंगी। चैप्टर नहीं होगा बेटा अभी, इसमें आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि पोस्ट केंजियन भी बची है ना, पोस्ट केंजियन थ्योरीज भी तो थी, वो करेंगे। वैसे फिर छोटा ही चैप्टर, मनी सप्लाई में शायद 2 क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी में 1 क्लास, तो ये अगली क्लास से चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद मेरे हिसाब से 3 क्लास में चैप्टर रैप अप हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर हम नेशनल इनकम करेंगे। आ जाओ यार सी पॉइंट। स्पेक्युलेटिव मोटिव, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब आ जाओ सर, जल्दी जल्दी लिखेंगे। पहला, लिक्विड बैलेंस आर हेल्ड with the expectation of finding better use for money in the future। मतलब ये बात कर रहा है बेटा बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। ठीक है, अब रीड कर लो, कह रहा है लिक्विड बैलेंसेस आर हेल्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइंडिंग बेटर यूज ऑफ मनी। बेटर यूज ऑफ मनी का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में आपके पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी इन्वेस्टमेंट की, उसके लिए आज आपको लिक्विड बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव मनी। पॉइंट नंबर 2, होल्ड कैश टू इन्वेस्ट टू एनी attractive investment opportunity, to any attractive investment opportunity requiring cash expenditure। Last point number 3, Keynes assumed that expected return on money is zero। expected return on money is zero, अभी समझाऊंगा पॉइंट। बट expected return on bonds are of 2 types। Number A, interest received, आराम से लिखो, अभी समझाया नहीं है कुछ भी, अभी समझाऊंगा एक ही बारी में। आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर ए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और नंबर बी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स। बेटा ये लिखने के बाद आप पेन रोक दो प्लीज, अब पूरी बात आपको सुननी है, बस कंक्लूजन सुन लो, लास्ट पॉइंट है, बस आपके 5 मिनट और लूंगा। ठीक है, पहली बात अंडरलाइन कर लेना, स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या बोला, लिक्विड बैलेंस हम रखते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि हमें क्या मिलेगी, बेटर यूज ऑफ मनी इन दी फ्यूचर।
हम वेट करते किसका? अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बेटा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और लास्ट पॉइंट सुनना ध्यान से, कीन्स ने बोला कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मनी है बेटा वो क्या है? मतलब अगर आप अपने पास कैश होल्ड करोगे तो क्या उस पर आपको कोई रिटर्न मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 100 रुपए रखे तो 100 ही रहेंगे। लेकिन जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो टाइप के रिटर्न मिलेंगे। पहला, आपको बॉन्ड में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और दूसरा क्या मिलेगा? कैपिटल गेन। कृष्णा भाई मतलब बेटा अगर मैंने कोई शेयर खरीदा तो आपको पता है ना उस पर डिविडेंड मिलता है, और क्या उस शेयर की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है? यस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, टू टाइप्स ऑफ इनकम जो आपको बॉन्ड में मिलती है, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन। और मनी के केस में रिटर्न क्या है? जीरो। बट फैक्टर है रिस्क का। मनी के केस में जीरो है लेकिन रिस्क भी क्या है? जीरो। कोई रिस्क नहीं है। इक्विटी और बॉन्ड्स में रिस्क क्या है? हाई। तभी तो आपको दो दो रिटर्न दे रहा है। अब कुछ नोट नहीं करना, आराम से पूरा फोकस यहां पे। लास्ट एक इक्वेशन बता रहा हूं। इक्वेशन है बेटा, एसडीएम इज द फंक्शन ऑफ आर। एसडीएम डिपेंड करता है किस पे? रेट पे। इनकम पे भी करता है, इनकम पे भी करता है, लेकिन इसमें ये अलग बात है। क्या ये दोनों एसडीएम इज द फंक्शन ऑफ आर होते हैं? नहीं, वो तो डिपेंड ही नहीं करते ना रेट पे। टीडीएम और पीडीएम, एसडीएम रेट पे डिपेंड करता है। और आपको याद है, अगर रेट ज्यादा होगा बॉन्ड्स पे तो आप अपने पास कैश क्या रखोगे? कम रखोगे, एंड वाइस वर्सा। तो एसडीएम इज व्हाट? दिस इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। सुनते रहना पूरा कंक्लूजन। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। एंड हियर आर इज व्हाट? करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट रेट ऑफ, अब पहले मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूं, लिखेंगे नहीं कोई भी बेटा। मेरी लैंग्वेज में कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये है कि एसडीएम इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्या? करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कृष्णा इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब यह है कि अगर जो करंट बॉन्ड्स है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप कैश होल्ड क्या करोगे? ज्यादा। यानी एसडीएम क्या होगा? ज्यादा। सिमिलरली अगर करंट बॉन्ड्स पे रेट ज्यादा है तो उस सिचुएशन में बेटा कैश होल्ड क्या होगा? कम। यानी आप एसडीएम क्या रखोगे? अरे भैया कोई दिक्कत इसमें? यही तो मैंने बात बताई ना भाई। सारांश क्लियर है एकदम? पक्की बात पीछे सबको क्लियर है? मयंक अब देखो ये बात केंजियन ने कैसे बोली, क्योंकि ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब पेपर में तो आपको उसकी लैंग्वेज आएगी ना, तो पेपर के हिसाब से आप देखो, उसने बोला कि देखो भैया मेरे हिसाब से ना मार्केट में तीन सिचुएशन बनती है। कितनी सिचुएशन? यश बहुत ध्यान से देखियो, यही बात जो मैंने बताई वही बता रहा हूं, बस थोड़ा टर्मोलॉजीज का डिफरेंस आ जाएगा बेटा। कीनेस भैया ने बोला मार्केट में देयर आर थ्री सिचुएशंस। सर कौन सी सिचुएशन? सिचुएशन बताने से पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स एब्रीविएशन बता देता हूं। पहला, आरएन होता है मार्केट रिटर्न। कीनेस ने आरएन को क्या बोला? कि जो मार्केट रिटर्न दे रही है बॉन्ड्स पे। और आरसी होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब ये क्या है? जो रिटर्न आप मिनिमम एक्सपेक्ट करते हो। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और अफीफा ऊपर वाला है जो मार्केट एक्चुअल में रिटर्न दे रही है। अब कीनस ने बोला कि देयर आर थ्री सिचुएशन ओनली, और उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिसाइड करना है, रखना। सिचुएशन नंबर 1, 2 एंड 3। बेटा पहली सिचुएशन क्या होगी? पहला सिचुएशन है आर एन इज लेस देन आर सी, या फिर होगा आर एन इज ग्रेटर देन आर सी, या फिर आर एन इज इक्वल टू। इसके अलावा कोई और सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, अब तीनों सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करो दिमाग लगा के। अगर आर एन ग्रेटर देन आर सी, इसका मतलब क्या है? ऊपर से इसका मतलब यह है कि जो मार्केट में एक्चुअल रिटर्न है वो क्या है? कम। और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने सोचा था वो क्या है
बेटा मतलब मैंने सोचा कि बॉन्ड से मुझे कम से कम कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए 8%, लेकिन अभी बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%, मतलब मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न दे रही है। तो क्या आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे या स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी होल्ड करोगे? स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, आप वेट करोगे ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का। तो इस सिनेरियो में कीनस ने बोला आप बनाइए कैश ओनली पोर्टफोलियो। क्या बनाइए? और स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखो? क्योंकि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कम। यही तो मैंने ऊपर सिंपल समझ में बताया ना, बस उसने एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर कर दिया। तो अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है तो इन्वेस्ट मत करो और क्या होल्ड करो? स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। केस नंबर 3 पे आओ। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे हो रहा है कि मार्केट का जो एक्चुअल रिटर्न मार्केट दे रही है वो ज्यादा है योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब आपने सोचा यार मजा आ जाएगा अगर मार्केट मुझे 8% दे दे, लेकिन मार्केट एक्चुअल में कितना दे रही है? बेटा इस सिनेरियो में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं? करना चाहिए। यानी आप होल्ड करिए बॉन्ड्स ओनली पोर्टफोलियो। क्या होल्ड करिए? पोर्टफोलियो। और क्योंकि मार्केट आपको ज्यादा रेट दे रही है तो इस सिनेरियो में स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखो? कम रखो। बेटा यही वाली बात मैंने ऊपर लिखवाई थी ना, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, कृष्णा क्लियर है बेटा? पीछे क्लियर है सबको? और थर्ड और लास्ट सिनेरियो इज व्हाट? अगर आर एन आर सी इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट का रिटर्न इज इक्वल टू योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब आपने सोचा था यार मार्केट 8% दे, मार्केट भी कितना दे रही बेटा? इस सिनेरियो को बोलते हैं इनडिफरेंस लेवल। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस लेवल का मतलब होता है अभी इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि वो इन्वेस्ट करे या कैश होल्ड करे, इट इज टोटली अप टू यू। केन्स कहता है आपको जो सही लग रहा है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि आपके लिए कंडीशन एकदम बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस लेवल। और यहां पे आप या तो कैश रख सकते हो या फिर बॉन्ड रख सकते हो या फिर बोथ रख सकते हो। विल हैव सेम इंपैक्ट। दोनों ही सिनेरियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या ये वाली बात समझने में कोई दिक्कत? भाई समझ आइए वाला कॉन्सेप्ट पूरा। इसी के साथ केंजियन का अप्रोच होता है पूरा खत्म। ठीक है, अब अगली क्लास मुझे विल हैव सेम इंपैक्ट। अगली क्लास मैं इसके एक पॉइंट बचे, इसका कर्व बचा है, मैं वो कर्व कराऊंगा। अभी याद है मुझे कर्व भी था। और उसके बाद मैं कराऊंगा पोस्ट केंजियन थ्योरीज। याद है ना, 6 थी ना टोटल, 3 तो अभी पढ़ ली, क्यूटीएम, कैम्ब्रिज और केंजियन। 3 पोस्ट केंजियन है, वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। सॉरी। चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा किसी को कोई डाउट परेशानी है तो बताइए। अगली क्लास मैं चैप्टर नंबर 1 डिमांड फॉर मनी फिनिश करवा दूंगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी। फिर आपका सीएमए का बैच अलग हो जाएगा, फिर क्योंकि बाकी टॉपिक सिर्फ सेपरेट है, 2-3 टॉपिक बचे वो सेपरेट है, तो सीएमए वालों को हम अलग बुलाएंगे। बट आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। किसी को कोई डाउट? चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज एक बार कंफर्मेशन